दुनिया के सबसे सफल और क्रिएटिव लोग अपना समय, अपने आइडियाज या सीक्रेट्स छुपाने में नहीं लगाते, बल्कि वो उन्हें दुनिया के साथ बिल्कुल मुफ्त में बांटने में लगाते हैं। मतलब पहली बार सुनने में ये बात थोड़ी अजीब और विरोधाभासी लगती है ना? बिल्कुल लगती है, क्योंकि आमतौर पर जब भी नेटवर्किंग या खुद को प्रमोट करने का ख्याल आता है तो दिमाग में एक बहुत ही थका देने वाली तस्वीर बनती है। हाँ, वो सूट बूट वाली इमेज। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे किसी फॉर्मल पार्टी में जाना है, अजनबियों को जबरदस्ती अपना विजिटिंग कार्ड थमाना है और एकदम किसी सेल्समैन की तरह बर्ताव करना है। और हकीकत ये है कि ज्यादातर इंसानों को वो तरीका बहुत ही बनावटी और कह सकते हैं कि असहज लगता है। मतलब किसी को भी अपनी खुद की मार्केटिंग करना या खुद की तारीफ करना पसंद नहीं है। ये इंसान के स्वाभाविक स्वभाव के खिलाफ सा लगता है। सही बात है, और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन इसी पूरी प्रक्रिया को डिकोड करना है। बिल्कुल। आज का हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे कोई भी इंसान, खासकर वो जो अभी विद्यार्थी हैं या कोई नई कला सीख रहे हैं या अपना करियर बस शुरू ही कर रहे हैं, वो बिना किसी सेल्समैन की तरह बर्ताव किए अपनी रोजमर्रा की क्रिएटिविटी को साझा करके अपने लिए बेहतरीन अवसर कैसे पैदा कर सकते हैं। और आज के हमारे इस विश्लेषण का जो मुख्य आधार है वो है YouTube चैनल द बुक पल्स। हाँ, जहां ऑस्टिन क्लियोन की बेहद प्रभावशाली किताब शो योर वर्क पर बहुत ही विस्तार से बात की गई है। अगर इस पूरी फिलॉसफी को एक उदाहरण से समझा जाए ना, तो पारंपरिक नेटवर्किंग बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी गहरे अंधेरे कुएं में अपना विजिटिंग कार्ड फेंकना। अरे बाप रे। हाँ। और बस उम्मीद करना कि कोई उसे उठा लेगा। मतलब उसमें इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। इस बात में बहुत दम है। कुएं में कार्ड फेंकना तो एकदम अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो तरीका इस चर्चा के केंद्र में है वो है अपने काम की प्रक्रिया को साझा करने के बारे में। और अपने काम का तरीका शेयर करना एक लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ बनाने जैसा है। बहुत सही तुलना है ना? एक लाइट हाउस कभी भी जहाजों को ढूंढने के लिए समंदर में भागता नहीं फिरता। हाँ, वो अपनी जगह पर रहता है। वो बस अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहता है, अपनी रोशनी बिखेरता है और सही लोग, सही अवसर खुद ब खुद उस रोशनी की तरफ खिंचे चले आते हैं। ये बहुत ही सटीक और गहरी बात है। जब कोई अपनी रोशनी खुद बनाता है तो उसे दूसरों के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए इस विचार की गहराई में चलते हैं। अपना काम दुनिया को दिखाने से पहले हर इंसान के मन में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा डर हावी होता है वो ये है कि मैं कोई जीनियस तो हूँ नहीं। हाँ, ये डर तो सबको होता है। ना तो मैं मोजार्ट हूँ और ना ही पिकासो। मेरे पास ऐसा क्या है जिसे दुनिया सुनना चाहेगी? बिल्कुल। इस मनोवैज्ञानिक डर को आखिर कैसे खत्म किया जाए? देखो, ये एक बहुत ही आम धारणा है जिसे लोन जीनियस या अकेले महान व्यक्ति का भ्रम कहा जाता है। लोन जीनियस? हाँ, सदियों से इतिहास और कहानियों में हमें यही सिखाया गया है कि रचनात्मकता किसी अकेले इंसान के दिमाग की उपज होती है। मतलब जैसे कोई इंसान अपने कमरे में अकेला बैठा है, अचानक आसमान से कोई बिजली गिरती है, उसे एक महान आइडिया आता है और वो एक मास्टरपीस बना देता है। हाँ, फिल्मों और किताबों में तो इस छवि को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। मशहूर संगीतकार ब्रायन इनो ने इस भ्रम को तोड़ने के लिए एक बहुत ही शानदार शब्द गढ़ा है, सीनियस। सीनियस? ये जीनियस से बना है क्या? एग्जैक्टली। जीनियस का मतलब है एक अकेला इंसान, लेकिन सीनियस का मतलब है विचारशील लोगों का एक पूरा समूह, एक कम्युनिटी। अच्छा। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। इतिहास को अगर करीब से देखा जाए तो जिन्हें आज दुनिया लोन जीनियस मानती है, वे दरअसल एक पूरे जीवंत नेटवर्क का हिस्सा थे। मतलब वो अकेले काम नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। वे लोग एक दूसरे से आइडिया ले रहे थे, एक दूसरे का काम देख रहे थे, बहस कर रहे थे और कभी-कभी तो एक दूसरे के काम की नकल भी कर रहे थे। अरे वाह। रचनात्मकता हमेशा एक सामूहिक प्रयास होती है, कोई जादुई छड़ी नहीं। ये नजरिया वाकई में बहुत सुकून देने वाला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी इंसान को उस अकेले महान कलाकार का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उसे बस उस बड़े इकोसिस्टम का, उस सीनियस का एक एक्टिव हिस्सा बनना है। और यही इस किताब का मूल संदेश है। और जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सबसे व्यवहारिक सलाह यही है कि वे एमेच्योर यानी नौसिखिए बने रहें। एमेच्योर बने रहे। हाँ, महान कलाकार चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि हम सब इस दुनिया में एमेच्योर ही हैं, क्योंकि किसी भी चीज में पूरी तरह से परफेक्ट होने के लिए इंसान की उम्र बहुत छोटी है। ये तो है।
कोई भी सब कुछ नहीं सीख सकता। बिल्कुल, एमेच्योर होने का अपना ही एक अलग जादू होता है। रेडियोहेड बैंड के मशहूर गायक थॉम यॉर्क का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। हाँ, उनका तरीका बहुत दिलचस्प है। जब भी उन्हें लगता है कि उनका संगीत बहुत ही जाना पहचाना या बोरिंग होने लगा है, तो वो जानबूझकर कोई ऐसा वाद्य यंत्र उठा लेते हैं जिसे बजाना उन्हें बिल्कुल नहीं आता। वो खुद को जानबूझकर फिर से एक एमेच्योर महसूस करवाना चाहते हैं। ऐसा करने के पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। वो क्या? एक एमेच्योर के पास खोने के लिए कोई बनी बनाई इमेज नहीं होती। वो गलतियां करने से, बेवकूफ दिखने से नहीं डरता। सही बात है। ज़ेन फिलॉसफी में भी बिगिनर्स माइंड यानी शुरुआत करने वाले के दिमाग की बात की गई है। एक एक्सपर्ट के दिमाग में चीजों को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, लेकिन एक नौसिखिए के दिमाग में हजारों संभावनाएं होती हैं। अरे वाह, मतलब वो खुले दिमाग से सोचता है। हाँ, एमेच्योर लोग आजादी से प्रयोग करते हैं और उसी बेतरतीब प्रयोग से अक्सर सबसे नई और अनोखी चीजें जन्म लेती हैं। खैर, ये बात सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। पूछिए। चलिए मान लिया कि एमेच्योर होना अच्छी बात है और प्रयोग करने चाहिए, लेकिन एक विद्यार्थी या कोई नया इंसान जो अभी सिर्फ किसी कला या पेशे को सीख ही रहा है, वो दुनिया को दिखाएगा क्या? ये डाउट आना लाजमी है। उसके पास तो कोई अंतिम मास्टरपीस, कोई शानदार प्रोडक्ट है ही नहीं जिसे वो फ्रेम करवाकर दुनिया के सामने पेश कर सके। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर पत्रकार डेविड कार की वो सलाह काम आती है जो उन्होंने कॉलेज के छात्रों को दी थी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना था कि सच तो ये है कि दुनिया में कोई भी किसी के रेज्यूमे या कागजी डिग्रियों की परवाह नहीं करता। ये बात तो 100% सच है। लोग ये देखना चाहते हैं कि किसी इंसान ने अपने हाथों से असल में क्या बनाया है, उसने क्या काम किया है। यानी वो दौर खत्म हो गया जहाँ सिर्फ एक कागज का टुकड़ा किसी की काबिलियत तय करता था। बिल्कुल खत्म हो गया। और जहाँ तक इस डर की बात है कि मेरे पास तो दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इस डर को जड़ से खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका मौत के बारे में सोचना है। मौत? ये विचार तो चर्चा को एकदम से एक बहुत ही दार्शनिक और गंभीर मोड़ पर ले गया। हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब और डरावना लग सकता है। हाँ, थोड़ा सा। लेकिन रोज सुबह अखबार में शोक संदेश, जिन्हें ओबिच्युरीज कहते हैं, वो पढ़ने से जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है। स्टीव जॉब्स ने भी अपने एक मशहूर भाषण में कहा था कि ये याद रखना कि इंसान एक दिन मरने वाला है, इस भ्रम से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसके पास खोने के लिए कुछ है। क्या बात है। मौत के विचार के सामने हर तरह का डर, शर्म या लोग क्या कहेंगे वाला खौफ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बिल्कुल। जब इंसान ये मान लेता है कि वो पहले से ही खाली हाथ है और एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा, तो वो पूरी आजादी के साथ काम कर सकता है और जो चाहे दुनिया के साथ साझा कर सकता है। तो अगर ये मान लिया जाए कि डरना छोड़ना है और किसी मास्टरपीस के बनने का इंतजार नहीं करना है, तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में असल में शेयर क्या करना है? इस सवाल का जवाब प्रोडक्ट और प्रोसेस के बीच के अंतर को समझने में छिपा है। वो कैसे? देखो, प्रोडक्ट वो है जो पूरी तरह से बनकर तैयार है, जैसे किसी आर्ट गैलरी में टंगी हुई कोई खूबसूरत पेंटिंग या कोई पब्लिश हो चुकी किताब। लेकिन प्रोसेस वो प्रक्रिया है जिसके जरिए वो अंतिम चीज बनी। कैनवस चुनना, रंग मिलाना, गलतियां करना, उन गलतियों को सुधारना और रातों की नींद खराब करना। हाँ, पीछे की मेहनत। आज की दुनिया में लोगों को अंतिम प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा उस संघर्ष और उस प्रक्रिया में दिलचस्पी होती है। इंसान हमेशा ये जानना चाहता है कि चीजें आखिर पर्दे के पीछे बनती कैसे हैं। इसका एक बहुत ही दिलचस्प और असल जिंदगी का उदाहरण अंतरिक्ष यात्री क्रिस हैडफील्ड का है। अरे हाँ, वो प्रोसेस शेयर करने का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। क्रिस हैडफील्ड अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कमांडर थे। वो चाहते तो अंतरिक्ष से कोई बहुत ही भारी भरकम जटिल वैज्ञानिक रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते थे, जो शायद सिर्फ कुछ 100 वैज्ञानिक ही पढ़ते। सही कहा। लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण यानी जीरो ग्रेविटी के बीच अपने नाखून काटने के, ब्रश करने के और वहां की प्लम्बिंग ठीक करने के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिए। और नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया उन वीडियोस की दीवानी हो गई। बिल्कुल। लाखों करोड़ों लोगों ने उन्हें देखा। सोचिए, एक इंसान अंतरिक्ष में प्लम्बिंग कर रहा है और धरती पर लोग उसे पलकें झपकाए बिना देख रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष जैसी एक बहुत ही दूर, ठंडी
और आम इंसान की पहुंच से बाहर की जगह को एक मानवीय रूप दे दिया। हाँ, एक कनेक्शन बना दिया। उन्होंने सिर्फ क्या यानी अंतिम रिसर्च की जगह कैसे यानी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान दिया। इससे एक आम इंसान भी एक अंतरिक्ष यात्री की जिंदगी से जुड़ पाया। सही बात है। अगर इसे एक एनालॉजी से समझा जाए ना, तो ये बिल्कुल फिल्मों की डीवीडी एक्स्ट्रा या बिहाइंड द सीन्स देखने जैसा है। हाँ, वो मेकिंग वाली वीडियो। बिल्कुल। कई बार मुख्य फिल्म देखने से ज्यादा मजा ये देखने में आता है कि डायरेक्टर कैमरे के पीछे कैसे काम कर रहा था, ग्रीन स्क्रीन कैसे लगाई गई थी, या कोई गंभीर डायलॉग बोलते हुए एक्टर कैसे अपनी हंसी नहीं रुक पाया। इंसान परफेक्शन से नहीं जुड़ता, वो दूसरे इंसान की कमियों और उसके संघर्ष से जुड़ता है। यही मानवीय स्वभाव है। जब कोई अपने काम करने की प्रक्रिया शेयर करता है तो वो असल में लोगों को अपने सफर का हिस्सा बना रहा होता है। बिल्कुल। वो उन्हें एक दर्शक की कुर्सी से उठाकर अपने साथ सफर पर ले चलता है। ये तो स्पष्ट हो गया कि प्रोसेस शेयर करना सबसे अहम है, लेकिन यहाँ एक और व्यावहारिक चुनौती सामने आती है। वो क्या? इस प्रोसेस को बिना थके, बिना अपने मुख्य काम को प्रभावित किए रोजाना कैसे शेयर किया जाए? दिन भर का सही शेड्यूल क्या होना चाहिए? देखो, इसके लिए दिन में कोई अलग से घंटों का समय निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इसका सबसे आसान तरीका है दिन के 24 घंटों में मिलने वाले छोटे छोटे खाली समय का इस्तेमाल करना। जैसे रोजाना ऑफिस आने जाने का सफर, दोपहर का लंच ब्रेक या फिर सोने से पहले का आधा घंटा। लक्ष्य ये होना चाहिए कि दिन भर में कोई एक छोटी सी चीज, एक डेली डिस्पैच शेयर की जाए। डेली डिस्पैच? हाँ, वो किताब का एक पैराग्राफ हो सकता है, कोई कच्चा स्केच, नोट्स का एक हिस्सा या बस एक छोटा सा विचार। मतलब किसी को भी कोई बहुत बड़ा लेख लिखने या कोई हाई क्वालिटी प्रोफेशनल वीडियो बनाने के इंतजार नहीं करना है। जो चल रहा है बस उसकी एक झलक दिखानी है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया को रॉबिन स्लोइन के स्टॉक और फ्लो के सिद्धांत से बहुत गहराई से समझा जा सकता है। स्टॉक और फ्लो? हाँ, ये मूल रूप से एक अर्थशास्त्र का विचार है जिसे क्रिएटिव दुनिया में लागू किया गया है। तो ये फ्लो क्या होता है? फ्लो का मतलब है रोजाना के छोटे छोटे अपडेट्स, जैसे कोई ट्वीट करना, कोई छोटी सी फोटो डालना या एक लाइन का विचार साझा करना। अच्छा। ये फ्लो लोगों को लगातार याद दिलाता रहता है कि इंसान मौजूद है और लगातार कुछ काम कर रहा है। ये एक बहती हुई नदी की तरह है। और दूसरी तरफ होता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब वो काम जो सालों बाद भी अपनी कीमत नहीं खोएगा। बिल्कुल सही पकड़े। स्टॉक वो गहराई वाला ठोस काम है जिसे सर्च करके लोग सालों बाद भी ढूंढेंगे और पढ़ेंगे। हाँ, जैसे कोई पूरी किताब या रिसर्च। मजे की बात ये है कि किसी भी इंसान को स्टॉक बनाने के लिए अलग से कोई पहाड़ नहीं तोड़ना पड़ता। वो कैसे? रोजाना अपना फ्लो मेंटेन रखता है, तो महीनों बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही छोटे छोटे अपडेट्स, वही फ्लो इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा स्टॉक बन जाता है। रोज लिखे गए छोटे छोटे नोट्स एक दिन मिलकर एक पूरी किताब का रूप ले लेते हैं। क्या बात है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी देना भी बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। फ्लो के नाम पर इंटरनेट पर आंख बंद करके कुछ भी नहीं डाल देना चाहिए। मतलब सोशल मीडिया किसी की निजी डायरी नहीं है कि वहाँ हर पल की गैर जरूरी जानकारी थोप दी जाए। बिल्कुल नहीं। कुछ भी साझा करने से पहले एक बहुत ही जरूरी टेस्ट करना चाहिए, जिसे सो व्हाट यानी तो क्या टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम फिल्टर है। इसे कैसे लागू किया जाए? मान लीजिए किसी ने अपने काम का कोई हिस्सा लिखा या कोई फोटो खींची, उसे पब्लिश करने के बटन पर क्लिक करने से पहले खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए, तो क्या ये जानकारी किसी और के लिए मददगार है? क्या ये किसी को कुछ नया सिखा रही है, या क्या ये कम से कम मनोरंजक है? सही बात है। अगर जवाब ना है या मन में कोई शक है तो उसे 24 घंटे के लिए ड्राफ्ट में सेव कर लेना चाहिए। हाँ, तुरंत पोस्ट नहीं करना चाहिए। अगले दिन उसे ताजा नजरों से देखना चाहिए। अगर वो 24 घंटे बाद भी काम की चीज लगे तभी उसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। ये छोटी सी आदत इंटरनेट को कचरा घर बनने से रोक सकती है। ये एक बहुत ही शानदार क्वालिटी कंट्रोल तरीका है। सिर्फ शोर मचाने और असली मूल्य जोड़ने के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है,
वो क्या? मान लीजिए किसी के पास रोज शेयर करने के लिए कंटेंट तो आ गया और वो क्वालिटी कंट्रोल भी कर रहा है। ठीक है। लेकिन उस कंटेंट को इस तरह कैसे पेश किया जाए कि लोग उससे भावनात्मक रूप से जुड़े? एक साधारण से पेशे या सफर को एक आकर्षक कहानी में कैसे बदला जाए? इस सवाल का जवाब देने के लिए पहले एक बहुत बड़े झूठ को बेनकाब करना होगा जो अक्सर क्रिएटिव दुनिया में बोला जाता है। कौन सा झूठ? कि मेरा काम खुद बोलता है, वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अरे हाँ, ये तो बहुत बोला जाता है। सच्चाई ये है कि काम कभी भी खुद नहीं बोलता, उसे एक आवाज की, एक संदर्भ की जरूरत होती है। ये विचार बहुत से लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है कि अगर काम अच्छा है तो इंसान को कुछ भी बोलने या समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे एक मनोवैज्ञानिक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई इंसान एक म्यूजियम में खड़ा है और उसके सामने पिकासो की एक बहुत ही शानदार पेंटिंग टंगी हुई है। वो इसकी खूबसूरती निहार रहा है और उसकी कलाकारी की तारीफ कर रहा है। अचानक वहाँ का क्यूरेटर आता है और कहता है कि माफ कीजिएगा, ये असली पिकासो नहीं है, बल्कि पिछले हफ्ते किसी छात्र ने इसकी हूबहू नकल बनाई है। ओहो। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या वो इंसान उस पेंटिंग को उसी सम्मान और उसी नजर से देखेगा? हरगिज नहीं। पेंटिंग वही है, रंग वही है, लेकिन उसकी अहमियत देखने वाले की नजरों में तुरंत जमीन पर आ गिरेगी। यही तो असली मुद्दा है। पेंटिंग के भौतिक रूप में कोई बदलाव नहीं आया, बदलाव सिर्फ उस कहानी में आया जो उस पेंटिंग के साथ जुड़ी थी। बिल्कुल। इंसान स्वभाव से ही ये जानना चाहता है कि चीजें कहाँ से आईं, उन्हें किसने बनाया और उन्हें बनाने के पीछे की प्रेरणा क्या थी। इस बात को साबित करने के लिए ईबे पर हुए सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स प्रयोग का जिक्र करना यहाँ सबसे सटीक रहेगा। अरे हाँ, वो प्रयोग तो मानव मनोविज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। वो प्रयोग इस बात का अचूक प्रमाण है कि कहानियां कैसे किसी भी चीज का मूल्य बदल सकती हैं। कुछ रिसर्चर्स ने पिस्सू बाजार यानी फ्ली मार्केट से कबाड़ और बहुत ही मामूली बिना किसी काम की चीजें खरीदी। हर चीज की औसत कीमत $1 या $2 के आसपास थी। मतलब एकदम कबाड़। हाँ। फिर उन्होंने कुछ पेशेवर लेखकों को बुलाया और हर उस मामूली चीज के लिए एक दिलचस्प, मनगढ़ंत और भावनात्मक कहानी लिखवाई। और फिर उन्होंने उन कबाड़ जैसी चीजों को उन शानदार कहानियों के साथ ईबे पर बेचने के लिए लिस्ट कर दिया। और उसका जो नतीजा आया, उसने अर्थशास्त्र के नियमों को हैरान कर दिया। वो कैसे? जो चीजें कुल मिलाकर लगभग $128 में खरीदी गई थी, वो $3,600 से भी ज्यादा में बिकी। अरे बाप रे, सिर्फ कहानियों की वजह से? हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ एक कहानी जुड़ गई थी। इससे ये साबित होता है कि कहानियां चीजों का भावनात्मक मूल्य और उनकी अहमियत कई 100 गुना बढ़ा देती हैं। इंसान सिर्फ कोई वस्तु नहीं खरीदता, वो उस वस्तु से जुड़ी भावना और कहानी खरीदता है। तो अगर कोई सीखने वाला व्यक्ति या प्रोफेशनल अपने करियर और अपने काम को एक कहानी के रूप में पेश करना चाहे, तो क्या इसका कोई तय ढांचा या स्ट्रक्चर है? कहानियों की दुनिया में एक बहुत ही परखा हुआ 3 एक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसे किसी भी पेशेवर सफर पर लागू किया जा सकता है। वो कैसे काम करता है? पहला भाग है अतीत। इंसान पहले कहाँ था, वो क्या चाहता था और वो अपने वर्तमान रास्ते पर कैसे आया। ठीक है, पास्ट हो गया। दूसरा भाग है वर्तमान। वो अभी कहाँ है, वो किस चीज पर काम कर रहा है और उसे किन संघर्षों या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसका तीसरा और अंतिम भाग क्या होगा? तीसरा भाग है भविष्य। वो इंसान भविष्य में कहाँ जाना चाहता है। और इस भाग की सबसे जरूरी बात यह है कि जो दर्शक या पाठक ये कहानी सुन रहे हैं, वो उस इंसान की मंजिल तक पहुंचने में कैसे मदद कर सकते हैं। अरे वाह, ये बहुत पावरफुल है ना? ये तरीका सुनने वाले को सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं रहने देता, बल्कि उसे कहानी का एक सक्रिय और अहम किरदार बना देता है। ये किसी भी कम्युनिटी को बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन जब कोई इंसान अपनी कहानी, अपना संघर्ष और अपने काम करने की पूरी प्रक्रिया दुनिया को इतनी गहराई से बता देता है, तो एक बहुत ही स्वाभाविक और बड़ा डर पैदा होता है। कैसा डर? खासकर कॉर्पोरेट या बिजनेस की दुनिया में। डर ये है कि अगर कोई अपने सारे राज खोल दे, अपने सीक्रेट्स दुनिया को सिखा दे, तो क्या लोग उन आइडियाज को चुराकर उसी के कंपटीटर नहीं बन जाएंगे? ये डर बहुत लाजमी लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अच्छा। असल में अपने सीक्रेट सिखाने से कंपटीशन नहीं बढ़ता, बल्कि इंसान की अहमियत और उसकी अथॉरिटी बढ़ती है। वो कैसे? इसका एक बहुत ही शानदार
और असली जिंदगी का उदाहरण फ्रैंकलिन बारबेक्यू का है। ये उदाहरण बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि खानपान की दुनिया में तो रेसिपीज को किसी खजाने की तरह छुपा कर रखा जाता है। यही इस कहानी की खासियत है। बारबेक्यू की दुनिया एक बहुत ही सीक्रेट इंडस्ट्री है, जहां लोग अपने पकाने के तरीके और मसालों के राज अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बताते। हाँ, सीक्रेट रेसिपीज। लेकिन एरन फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने YouTube पर एक पूरी वीडियो सीरीज बना डाली, जहां उन्होंने अपना हर एक राज दुनिया को सिखा दिया। सच में? हाँ, किस तरह की लकड़ी इस्तेमाल करनी है, मांस को कैसे काटना है, टेम्परेचर कितना रखना है, सब कुछ दुनिया के सामने रख दिया। तो सामान्य कॉर्पोरेट सोच के हिसाब से तो इसके बाद उनकी दुकान बंद हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सब लोग घर पर ही उनका बारबेक्यू बनाने लगे होंगे। लेकिन हकीकत में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। अच्छा। आज भी उनकी दुकान के बाहर हर दिन घंटों लंबी लाइन लगती है और उनका सारा खाना कुछ ही घंटों में बिक कर खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? राज जानने के बाद भी लोग उनके पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ जानकारी होना और उस काम को असल में करना, दोनों में बहुत फर्क है। ये बात तो है। एरन ने दुनिया को सिर्फ रेसिपी नहीं सिखाई, उन्होंने दुनिया को ये भी दिखा दिया कि उस परफेक्ट स्वाद को पाने के लिए दिन के 22 घंटे भट्टी के सामने खड़े रह के पसीना बहाना पड़ता है। उफ, 22 घंटे। और ये 22 घंटे की कमर तोड़ मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब कोई अपने काम का असली संघर्ष दिखाता है तो वो कंपेटिटर पैदा नहीं करता, बल्कि वो लोगों के मन में अपने लिए बेतहाशा इज्जत पैदा करता है। सिखाने वाला हमेशा मास्टर बन जाता है। इस बात में बहुत गहराई है। जो आता है उसे खुलकर सिखाने से इंसान उस क्षेत्र का लीडर बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसी कम्युनिटी बिल्डिंग में एक और बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। वो क्या? वे सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी चीजें प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को सुनना नहीं चाहते। हाँ, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द है ह्यूमन स्पैम। ह्यूमन स्पैम। हाँ, वे बस हर जगह आकर अपनी ही धुन गाते हैं, मुझे देखो, मेरा काम देखो। हाँ, वो हर जगह बस खुद को पुश करते हैं। ह्यूमन स्पैम बनना किसी भी नेटवर्क के लिए सबसे खतरनाक है। अगर कोई चाहता है कि लोग उसके कम्युनिटी का हिस्सा बने, तो पहले उसे खुद उस कम्युनिटी का एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। सही बात है। दूसरों के काम की तारीफ करनी होगी और उन्हें सुनना होगा। और ये भी ध्यान रखना होगा कि इंसान अपने आसपास किस तरह के लोगों को इकट्ठा कर रहा है। इस संदर्भ में किताब में पिकासो और मूर्तिकार ब्रांकुसी का एक वैम्पायर टेस्ट दिया गया है, जो ऊर्जा बचाने के लिए बहुत जरूरी है। ये वैम्पायर टेस्ट बहुत दिलचस्प है। हाँ। पिकासो के बारे में ये बात बहुत मशहूर थी कि वे लोगों की ऊर्जा सोख लेते थे। कोई भी इंसान उनके साथ पूरा दिन बिताकर घर लौटता तो वो खुद को पूरी तरह से थका हुआ और खाली महसूस करता था। बाप रे। मूर्तिकार ब्रांकुसी इस मनोवैज्ञानिक खतरे को समझते थे, इसलिए उन्होंने पिकासो से एक स्वस्थ दूरी बना ली थी। ये तो बहुत जरूरी है। ये वैम्पायर टेस्ट बहुत आसान और असरदार है। जो इंसान या जो काम आपकी ऊर्जा चूस ले, आपको उत्साहित करने के बजाय थका दे, वो एक वैम्पायर है। रचनात्मकता को जिंदा रखने के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ भीड़ नहीं चाहिए, बल्कि सही ऊर्जा वाले लोग चाहिए। बिल्कुल। इसे बेसबॉल के नकल बॉलर्स के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है। नकल बॉल फेंकना बेसबॉल के खेल में एक बहुत ही अजीब, अनोखी और मुश्किल कला है। जो खिलाड़ी ये गेंद फेंकते हैं वे पूरी दुनिया में बहुत कम होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे से अपने राज नहीं छुपाते या एक दूसरे को अपना दुश्मन नहीं मानते। हाँ, क्योंकि वो एक ही अनोखी बिरादरी का हिस्सा है, इसलिए वे एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी किसी भी इंसान को दुनिया भर की बेतहाशा भीड़ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे बस अपने जैसे उन गिने चुने नकल बॉलर्स को ढूंढना है जो उसके अनोखे काम को सराहें और उसकी भाषा समझें। सही कहा। और अगर आज के इस विश्लेषण की आइडिया सीखने वालों को काम के लग रहे हैं, तो इसी तरह के और बेहतरीन ज्ञान के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बिल्कुल। क्योंकि इसी तरह तो हम सब अपना खुद का एक क्रिएटिव और विचारशील सीनियस बना सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटा जाए तो इसका सार बहुत ही स्पष्ट है। क्या सार है? हमेशा एक एमेच्योर की तरह सीखने के लिए तैयार रहें। किसी मास्टरपीस के बनने का इंतजार न करें, बल्कि अपनी रोजमर्रा की काम की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा रोजाना शेयर करें। प्रोसेस शेयर करें। हाँ। अपने काम और अपने सफर को एक भावनात्मक कहानी में पिरोएं और जो कुछ भी नया सीखें उसे बिना किसी डर के दूसरों को सिखाएं। आज की ये चर्चा वाकई बहुत गहरी और नजरिए को बदलने वाली रही। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
वो क्या? किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार अपना काम शेयर करते रहना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल दौर में जहां इंटरनेट पर किसी इंसान की मौजूदगी ही उसका सबसे बड़ा रेज्यूमे और उसकी पहचान बन चुकी है। हाँ, ये तो है। तो जो क्रिएटिव काम, जो विचार कोई इंसान सिर्फ अपनी डायरी के पन्नों में या कंप्यूटर के फोल्डर में बंद रखता है और कभी दुनिया के साथ शेयर ही नहीं करता, क्या उस काम का इस दुनिया में कोई वजूद भी है? ये सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काम हम दुनिया से छिपा रहे हैं उसके जरिए हम अपनी खुद की असली पहचान बनने से पहले ही उसे हमेशा के लिए मिटा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।